डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल बायोलॉजी जो कि सेल डिवीजन का है और क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो बायोलॉजी का आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैंने टोटल 22 क्वेश्चंस का एक और क्लास करवा रखा है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिए। और इस क्लास में जो है आज हम 18 क्वेश्चन को करने वाले हैं। कितना 18 क्वेश्चंस को करने वाले हैं एंड आप लोग जो है 18 क्वेश्चन को करके रखिएगा आज। ठीक है, और 22 क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में कल के क्लास में करवा दिया है। तो आप लोग जो है आज 18 क्वेश्चंस को कीजिए और 22 को जो है मैंने करवा दिया है। चलिए, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोगों के स्क्रीन पे, जीनोटाइप क्या कर रहा है, जीनोटाइप क्या कर रहा है, जीनोटाइप रेशियो कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी एंड स्मॉल सी वाला पौधा यानी प्लांट कितने प्रकार के युग्मक यानी गैमिट होता है। गैमिट जो है गैमिट होता है युग्मक मतलब, और गैमिट उत्पन्न करेगा। कितने प्रकार का गैमिट जो है वो उत्पन्न करेगा, आपसे वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं और 22 गो क्वेश्चन जो है हम पीछे कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा, ये तो 2 करेगा नहीं, क्या करेगा नहीं, 2 नहीं करेगा। कितना युग्मक जो है 2 बनेगा नहीं, 4 बनेगा नहीं एंड 6 बनेगा नहीं, बनेगा केवल कितना, बनेगा केवल कितना मेरे दोस्त, यहाँ पे केवल और केवल बनेगा। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे केवल और केवल जो बनने वाला है यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। तो बताइए ये कितना बनेगा, आप लोग ये बताइए। ये भी नहीं बनेगा तो आप लोग बताइए कितना बनेगा। ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये 4 बनेगा। ठीक है, गैमिट जो है 4 बनेगा। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार का जोड़ा पूरा, ये जोड़ा 1 2 3। ठीक है, और तो ये 4 प्रकार का बनेगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए ऑक्सोट्रॉप है क्या, ऑक्सोट्रॉप है, इसमें ये पूछ रहा है आपसे, ऑक्सोट्रॉप है इसमें ये पूछ रहा है क्या होता है। पौधों में उत्सर्जी के जो पौधों को जो पौधा जो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उद्दीप्त होते हैं, ये तो होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है पौधों में स्वयं कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनने की क्षमता को खो देता है, ये ऑक्सोट्रॉप्स होता है। ठीक है, ये ऑक्सोट्रॉप्स होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये तो होगा नहीं। जीवधारी क्या, जीवधारी जो भोजन के लिए ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्टोपस जो है वो उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता को रखता है, ये होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सी नंबर ऑप्शन, ऑक्टोपस जो होता है वो सी नंबर होता है और ये अपने आप में जो है यौगिक बना लेता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये बारबरा मैकलिंटॉक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आया था। बारबरा मैकलिंटॉक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है क्या, प्रसिद्ध है किसके लिए, मक्का में स्प्रिंग जंप की खोज के लिए, मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए। बताइएगा तो जंपिंग जीन के खोज के लिए, मक्का में उत्परिवर्तन के लिए, गेहूं में जंपिंग जीन की खोज के लिए, चावल में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के लिए। तो बताइए तो इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग, राइट आंसर बताइए तो ये क्या होता है कि ये जो बारबरा साहब हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है पता है आपको, ये जो प्रसिद्ध है ना मक्का में जंपिंग जीन को ढूंढे थे यही साहब ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मक्का में जंपिंग जीन को ढूंढने का कार्य जो किए थे ये जंपिंग बारबरा साहब किए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है क्या पता है, प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमल बेस ज्ञात किया जाता है। मेलेटिडियम एंड र्यूमैक्स के द्वारा, एस्प्रियोडोकॉर्पस के द्वारा, क्रॉक्सीनिया के द्वारा। बताइए तो आप लोग ये चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, बताइए तो। ये तो मतलब बताइए तो आप लोग,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, स्फीरोकॉर्पस होगा नहीं, उसके बाद रयूमैक्स होगा नहीं, कॉर्सिनिया होगा नहीं, तो होगा क्या? बच क्या रहा? बच रहा है ये, क्या बच रहा है? ये बच रहा है, ये ए नंबर बच रहा है, ये बच रहा है मेलेंडियम। मेलेंडियम जो होता है पौधे में प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण यानी सेक्स का जो निर्धारण होता है उसे जो है गुणसूत्रीय, उसका गुणसूत्र यानी क्रोमोजोमल बेस आपसे पूछ रहा है। ये मेलेडियम, मेलेडियम आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैंने घेरा भी कर दिया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है प्लियोट्रॉपिक लक्षण। प्लियोट्रॉपिक लक्षण क्या? प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं अप्रभावी जीन पर प्रभावी होना, एंड एक से अधिक रूप में प्रदर्शित होना, एक से अधिक फिनोटाइप अभिव्यक्तियां व्यक्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो आप लोग, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए तो आप लोग। तो देखिए आभार, ये जो मतलब प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे जो है अप्रभावी जीन पर प्रभावी होना पड़ता है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक से अधिक रूप से प्रदर्शित होना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है ये देखिए, ये तो होगा नहीं, डी नंबर तो होगा नहीं, तो बच कौन रहा है? एक से अधिक फिनोटाइप अभिव्यक्तियां जो है अभिव्यक्तियां कहते हैं, ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, सी नंबर, ठीक है, ये जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो होता है ना प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कि एक से अधिक फिनोटाइप अभिव्यक्तियां कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना, इसको इधर लेते हैं, अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना जो है, अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसको इधर ले आते हैं हम अब। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया सी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कह रहा है 1900 कितना कह रहा है? 1959 ईस्वी में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डीएनए, क्या सॉरी यहाँ पे आर्टिफिशियल कह रहा है, आर्टिफिशियल डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको मिला था नोबेल पुरस्कार? आप लोग बताइए तो। ये जो थे ये जो था ना आर्टिफिशियल डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किन वैज्ञानिक को किया गया था? आप लोग बताइए तो, बताइए तो आप लोग। इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए तो। क्या कॉरेनबर्ग को मिला था? कॉरेनबर्ग को मिला था, कोआ को मिला था, मेथई को मिला था, नीरेनबर्ग को मिला था? बताइए तो आप लोग, किन को मिला था? तो यहाँ पे इनका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपको, ये मतलब मेथई को तो मिला नहीं था, और ओ कोआ साहब को तो मिला नहीं था, नीरेनबर्ग को मिला नहीं था, तो मिला किनको था? बताइए आप लोग, मिला किनको था? ये तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया होगा। कॉरेनबर्ग साहब जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए के संश्लेषण के लिए 1959 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बहुगुणित जाति जिसमें क्या जाति स्पेसीज, जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं कहलाती है प्लॉइड कहलाती है। बहुगुणित कहलाता है एलोपोलीप्लोइड कहलाता है, एंड उसके बाद उभय द्विगुणित यानी एम्फीडिप्लॉइड कहलाता है, एनियोप्लॉइड कहलाता है, क्या कहलाता है? विषम गुणित कहलाता है। बताइए तो आप लोग, क्या कहलाता है ये जो कहलाता है मेरे दोस्त, ये कहलाता है, ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ये तो देखिए क्या क्या नहीं होगा, हम ये बताते हैं पहले। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच कौन रहा है? ए ना, तो ए नंबर सही है बिल्कुल। 100 बहुगुणित कहलाता है, ठीक है, 100 बहुगुणित कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, टोटल 40 क्वेश्चन था तो सेल डिवीजन से। तो यहाँ पे देखिएगा कि और कौन सा मतलब ये चैप्टर से था, ये मैं बता दूं, प्लांट ब्रीडिंग एंड
जेनेटिक्स चैप्टर से था। क्या? जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर से इतने 14 क्वेश्चंस को हम टोटल किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही अभी 10 को क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही कैसे रख देंगे भाई। तो यहाँ पे जो है डी ब्रिज साहब, क्या? डी ब्रिज साहब के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध प्लांट क्या? प्लांट पूछ रहा है आपसे। चलिए ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ट्रिटिकर्म वल्गेयर एंड पाइसम सटाइवम एंड पाइमूला साइनेंसिस। तो बताइए तो डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा ऐसा ये सब इचारू प्लांट, ये चारू जो है, इचारू है ना, इचारू ऑप्शन जो है आप लोग को ये चारू प्लांट है। और इसमें से आपको चूज करना है कि डी ब्रिज साहब के उत्परिवर्तन के बाद के लिए ऐसा कौन सा प्लांट था जिसे आपको जो है प्रसिद्ध प्लांट था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए तो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब। तो यहाँ पे आप लोग का जवाब जो आया है बी नंबर, वो बिल्कुल राइट है। क्या? बिल्कुल राइट है आप लोग को। ओइनोथेरा लेमार्कियाना एक ऐसा प्लांट था जिनको जो है डी ब्रिज साहब के उत्परिवर्तन के बाद के लिए प्रसिद्ध पौधा माना जाता था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर का, आ रहा है पॉलीप्लोइड के, क्या? पॉलीप्लोइड के को प्रेरित कर सकते हैं, पॉलीप्लोइड को प्रेरित कर सकते हैं IAA द्वारा, काइनेटिन द्वारा, कॉल्चिसिन द्वारा एंड GA ग्वानिन के द्वारा। बताइए तो आप लोग ये किसके द्वारा कर सकते हैं इसको? तो इसको जो कर सकते हैं मेरे दोस्त, ये होता है, ये कैसे होता है ये देखिए। ये जो होता है क्या बोल रहा है? पॉलीप्लोइड को जो है ये किसके द्वारा कर सकते हैं आप लोग बताइए। ये जो कर सकते हैं मेरे दोस्त, ये तो आई के द्वारा करेंगे नहीं, GA के द्वारा करेंगे नहीं, काइनेटिन के द्वारा करेंगे नहीं। तो बच कौन रहा है? ये बच रहा है ना, ये डी नंबर, कॉल्चिसिन के द्वारा जो है, कॉल्चिसिन के द्वारा पॉलीप्लोइड को जो है प्रेरित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइगेज, क्या कह रहा है? लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है? लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। वर्क, लाइगेज एंजाइम का कार्य आपसे पूछ रहा है। बताइए तो आप लोग। इसका लाइगेज एंजाइम का कार्य जो होता है, ये डीएनए को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। क्या? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, यानी डीनेचुरेशन के लिए होता है। क्या? उसके बाद डीएनए के रज्जुओं को अलग करना होता है। क्या? ये लाइगेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम जो होता है, इसके बारे में आप लोग 12th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम का वर्क आपसे पूछ रहा है। बताइए तो लाइगेज एंजाइम का वर्क बताइए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ये क्या करता है? लाइगेज एंजाइम क्या करता है मेरे दोस्त? लाइगेज एंजाइम जो काम करता है वो करता है डीएनए के टुकड़ों को, डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया ना, जैसे ये देखिए डीएनए का टुकड़ा है, इसको क्या करेगा? ये क्या करता है? ये जो करता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। डीएनए का टुकड़ा ऐसे जोड़ दिया। डीएनए जो होता है रस्सी के समान उलझा रहता है ना, ऐसे कैसे रहता है डीएनए? यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ। डीएनए ऐसे रहता है ना, इसको जो है, इसका खंड जो होता है इसको जोड़ने का काम करता है। इसी में आपका AUG होगा, सभी जितने भी ये मतलब डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, सभी चीज़ इसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका काम जो है, ये क्या करता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि अनेक गुणसूत्रों को देखना था उनके द्वारा। इसको थोड़ा मैं इधर लेता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, इसको ही इधर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है
तो देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों में संलग्नता यानी लिंकेज थ्योरी को नहीं पहचान लिंकेज को जो है नहीं पहचान सके, क्योंकि उन अनेक गुणसूत्रों को देखना था। उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर यानी क्रोमोजोम पर थे। उनके पास शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने केवल शुद्ध प्लांट का अध्ययन किया। बताइए तो इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों में संलग्नता को पहचान नहीं सके, क्योंकि मेरे दोस्त उनके पास जो है क्या नहीं था, ये पूछ रहा है आपसे, वो उनका कमी को पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए तो उनके पास क्या चीज़ की कमी थी। तो उनके द्वारा जो है उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। क्या मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों में जो है संलग्नता यानी लिंकेज को जो है लिंकेज को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर थे। क्या भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर थे? इनका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला कह रहा है कोशिका की खोज। ये तो आसान है, ये तो 9वां क्लास में पढ़े होंगे। क्या आप लोग 9th में पढ़े होंगे? कोशिका की खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे? तो बताइए दीजिए, आप लोग बताइए दीजिए। तो इनका जो है बताइए दीजिए। ये तो मतलब बहुत आसान है। रॉबर्ट ब्राउन होगा नहीं, डार्विन साहब होंगे नहीं, पुरकिंजे साहब होंगे नहीं, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये आप लोग बहुत दिनों से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग रॉबर्ट हुक साहब को भूलना नहीं है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब को याद रखिएगा। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जो उपस्थित नहीं होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं। बताइए तो आप लोग। नहीं पाए जाते हैं, बताइए तो आप लोग। ऐसे कौन से मतलब अंग हैं जहाँ जो है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं? बताइए तो। केंद्रक होगा, केंद्रिका नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, ये सभी नहीं पाया जाएगा। क्या बताइए तो आप लोग। तो बताइए आप लोग बताइए। तो ये सभी क्या होता है? केंद्रक तो पाया नहीं जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर। ये सभी केंद्रिका और केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रस्तावित किए थे? सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रस्तावित किए थे? आप लोग बताइए तो। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो कुछ इस तरीके से होगा, आपको मैं बताता हूँ। ये वाटसन एंड क्रिक साहब तो होंगे नहीं, मेंडल साहब होंगे नहीं, डार्विन तथा वेलेस साहब होंगे नहीं। तो बच कौन रहा है? स्लाइडेन एवं स्वान साहब ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किए थे। क्या सेल थ्योरी को प्रस्तुत करने वाले दो ऐसे वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान साहब ऐसे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को प्रस्तुत किए थे। याद रखिएगा, याद रखने की चीज है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होती है? कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसमें झिल्ली ही नहीं पाया जाता है? लयन काय, केंद्रक, हरित लवक एंड राइबोसोम। बताइए तो आप लोग। राइबोसोम, लयन काय, केंद्रक, हरित लवक, इसमें जो है कोशिकांग की इकाई झिल्ली रहित होती है, यानी कि झिल्ली नहीं पाई जाती है। आपसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये देखिए मेरे दोस्त, ये तो होगा नहीं। लयन काय में तो झिल्ली पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक में भी झिल्ली पाया जाता है, हरित लवक में भी झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, और पाया जाता है राइबोसोम में झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम जो है ये झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन को। राइबोसोम जो है उसमें झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है, यानी झिल्ली कहलाती है। प्लाज्मोलेमा कहलाता है, ट्रोनोप्लास्ट कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। बताइए तो आप लोग क्या कहलाता है?
तो ये जो कहलाता है मेरे दोस्त वो कहलाता है प्लाज्मोनेमा, तो कहलाता नहीं है। कोशिका भित्ति तो कहलाता नहीं है। कोशिका झिल्ली कहलाता नहीं है। तो बच कौन रहा है? टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट बच रहा है ना, तो टोनोप्लास्ट कहलाता है क्या? टोनोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा टोनोप्लास्ट कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा टोनोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका के चारों ओर जो रहता है, रिक्तिका के चारों ओर घिरा हुआ, उसको जो है आपको लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे आ गए हैं और उसके बाद आप लोग टोनोप्लास्ट पे थे ना, तो ये 38 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्तिका 39 नंबर कह रहा है प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है? क्या प्रोटीन सॉरी ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। प्रोटीन क्या कह रहा है? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, क्या प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? आपसे ये पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। पर ऑक्सीसोम में तो होगा नहीं, लाइसोसोम में होगा नहीं, स्फीरोसोम में होगा नहीं, बच कौन रहा है? राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या? राइबोसोम। आप लोग याद रखिएगा, राइबोसोम में ही जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट अंतिम सबसे लास्ट और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 40 नंबर क्वेश्चन। आज हम टोटल 40 क्वेश्चन को कर लिए हैं। कौन सा चैप्टर से? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर से। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चैप्टर कौन सा था आप लोगों का? था प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स चैप्टर से हमने 40 क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर से हमने 40 क्वेश्चन को किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और 40 क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में बड़ी मात्रा, क्या लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं ये आपसे बताइए। लाइसोसोम में जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? डीएनए का पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन तो पाया नहीं जाता है। पॉलीराइबोसोम पाया नहीं जाता है। लाइसोप्रोटीन जो है वो पाया नहीं जाता है। एंड पाया क्या जाता है? ये पाया जाता है ए नंबर, जल अपघटनी एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। क्या? जल अपघटनी एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में पाया जाता है। सबसे लास्ट और सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग अगर थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे हैं, जितना भी क्लास है उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे दोस्त।